फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो ये हमारा जी सेवियर का जो मैक्स 01 का जो प्लान है फिर कुछ दिन के बाद रिज्यूम हो गया है। मींस फिर से पहले चल रहा था, फिर मुझे कोरोना हो गया, फिर रुक गया 20 दिन, फिर मैंने रिज्यूम किया, फिर कुछ कारणवश फिर से मींस कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि मेरा जी ऑप्टिमस में थोड़ा हेक्टिक हो गया शेड्यूल। तो इसलिए क्योंकि कल जी ऑप्टिमस खत्म हो गया, इसलिए हम फिर से आज कैलकुलस को रिज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए, हमने प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया, लीनियर अलजेब्रा खत्म कर दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म कर दिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने अच्छे से सारे असाइनमेंट्स भी क्लियर कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, और जो डाउट्स थे वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपके सारे सॉल्व कर दिए। तो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको डाउट्स हैं तो देखो, अभी आपने क्योंकि असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट कर दिए हैं तो अभी आपको करना है पीवाईक्यू। जो चीजें मैंने पढ़ाई है पीवाईक्यू सॉल्व करते जाना, और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो रियलाइज करोगे जितना मैंने पढ़ाया है उतना गेट के लिए क्या है, सफिशिएंट है। तो सबसे बड़ा जो पार्ट आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वो कैलकुलस है, सबसे बड़ा पार्ट, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें कैलकुलस में ओवरऑल 3 टॉपिक्स में हम मेनली इनको डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और अपना वेक्टर कैलकुलस। तो आज हम ये पहले सिलेबस देखेंगे डिटेल में। उस दिन मैंने रफली आइडिया दिया था, लेकिन आज मैं पूरा अच्छे से पूरा इसका बना के आया हूं कि हम पूरा इसको टॉपिक वाइज ब्रेक कर देंगे सिलेबस को, और हम देखेंगे कि हम इस जी सेवियर लाइव सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे और 250 डेज प्लान में आपको कौन कौन से टॉपिक्स फॉलो करने। तो देखेंगे ऑलमोस्ट 60 to 70% टॉपिक्स आपके 250 डेज प्लान में ऑलरेडी है, और जो टॉपिक्स वहां पे नहीं है उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबको गुड इवनिंग, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। तो देखो, कैलकुलस में तुम मेरे साथ बने रहना, जितना मैं कराऊंगा उतना नोटबुक में लिख लेना, वो गेट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्या कोऑपरेट करना पड़ेगा? जो 250 डेज प्लान के वीडियोस हैं वो रेगुलरली अच्छे से आप अभी आदत डाल दो, अच्छे से 3 से 4 वीडियो आपको 250 डेज प्लान के देखने हैं। कब देखने हैं वो मैं बताऊंगा, 3 लेक्चर के बाद, क्योंकि आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सिलेबस का, फिर सिलेबस में मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हम 250 डेज प्लान में करेंगे, फिर मैं आपको डेली गाइड भी करूंगा, और आज हम पढ़ेंगे थोड़े फंक्शंस के बेसिक्स पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, जो यूजुअली फंक्शन यूज होते हैं। कल मैं बताऊंगा इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, मॉडुलस फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, उनका क्या मीनिंग होता है, वो सब चीजें हम कल देखेंगे। आज सिर्फ फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, व्हाट इज अ फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कोई फंक्शन दिया होता है उसके रूट्स का मतलब क्या होता है, वो सब आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो देखो, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं आपके बेसिक्स आप क्लियर करूंगा कैलकुलस में। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में मेरे पास एक एडवांटेज है। मेरे पास क्या एडवांटेज है? मेरे पास कैलकुलस में एक एडवांटेज है वो कि 250 डेज प्लान में कैलकुलस ये एक अकेला चैप्टर है जिसमें मैंने 250 डेज प्लान में सबसे ज्यादा वीडियो दिए हैं, क्योंकि हम उन वीडियोस का यूज करने वाले हैं। इसलिए यहां पे जो डिस्कशन होगा उसमें मैं बेसिक्स आपके क्लियर करूंगा, और ज्यादा मेरा फोकस रहेगा लाइव क्लास में नॉन ट्रिवियल टॉपिक्स पे। जैसे कि लिमिट्स एक नॉन ट्रिवियल टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन क्योंकि लिमिट्स के क्वेश्चन मैंने 250 डेज में नहीं लिए थे, 250 डेज में मैंने डबल ई ब्रांच के क्वेश्चंस लिए थे प्रीवियस ईयर, तो उसमें लिमिट्स के क्वेश्चन थे ही नहीं। तो लिमिट्स के क्वेश्चन हम देखेंगे आज। देखो, और दूसरी बात मैं पहले ही बता दूं कि अभी से जी सेवियर में संडे को क्लास नहीं होगी। संडे को आप असाइनमेंट सॉल्व करना और 250 डेज देखना। संडे इसलिए क्लोज रख रहा हूं ताकि आप, क्योंकि 250 डेज बहुत सारे आपको कवर करने, तो आपका सिंक्रोनिज्म मेरे साथ मेंटेन रहे। तो फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ओके, चलो मैं बेसिक्स क्लियर करूंगा आज। फंक्शन क्या होते हैं, तो हम कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने वाले फंक्शन में, सिंपल चीजों को देखेंगे। फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है एक्स का, वो सीखेंगे। फिर ग्राफ्स हम कल पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है वो देखो, बेसिकली हमें क्या करना है कैलकुलस में, जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो 60 to 70% टॉपिक्स ऑलरेडी 250 डेज प्लान में है। कुछ नॉन ट्रिवियल टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्रिपल इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रल्स का पूरा मैंने 250 डेज में बता दिया है। सिंगल इंटीग्रल का नहीं बताया, सिंगल इंटीग्रल हम करेंगे और ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे। और मैं एक बात आपको खुला बता दूं कि जो ट्रिपल इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक गेट में जो भी ट्रिपल इंटीग्रल से क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन
तीनों के 2 से 3, 3 के 3 क्वेश्चन कहां से आए? कम्युनिकेशन ब्रांच में ही शायद आए हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए आसान भी है। क्यों? क्योंकि वो ईएमएफटी में वेक्टर कैलकुलस जब पढ़ते हैं तो वहां पे सीखते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कैलकुलस का सबसे जो टफेस्ट पार्ट माना जाता है वेक्टर कैलकुलस, जो कि है नहीं, इजी है। उसके लिए आप अभी देखिए जी सेवियर में सुबह को मनमदा सर का ईएमएफटी का सेशन चलता है, वहां देखो, वहां पूरा सर पहले वेक्टर कैलकुलस पूरा डील कर रहे हैं, आपको वहां देखना है वेक्टर कैलकुलस पूरा पार्ट वहां देखना और 250 डेज प्लान में देखना। मैंने भी कुछ टॉपिक्स वहां पे डिस्कस किए, जो टॉपिक्स मनमदा सर डिस्कस नहीं करेंगे मुझे पता है, वो सिर्फ मैथ्स में ही किए जाते हैं, वो वहां पे नहीं करेंगे, वो टॉपिक्स मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर इतनी बात? तो चलो, और ट्रिपल इंटीग्रल्स, फिर बीटा एंड गामा फंक्शन, वो एक नॉन ट्रिवियल टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट होता है, वो हम सीखेंगे। फिर वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन्स थ्योरम होता है, वो हम सीखेंगे। ग्रीन्स थ्योरम बहुत इजी चीज है, ग्रीन्स थ्योरम जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है, वो हम सीखेंगे। तो चलो, डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो इतने टॉपिक्स हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अभी देखो जो ब्लू पेन से मैं मार्क करूंगा वो 250 डेज प्लान में है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो 250 डेज प्लान में आप जाके देख सकते हो। और जो मैं ब्लैक मार्कर से मार्क करूंगा वो हम देखेंगे कहां पे? अभी लाइव क्लास में। तो फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स ये हम लाइव क्लास में देखेंगे, लिमिट्स लाइव क्लास में देखेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप देखोगे 250 डेज प्लान में, ठीक है। और मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ये आप देखोगे 250 डेज प्लान में। और मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन, ये देखोगे जी सेवियर लाइव में। तो दोनों यहां पे दोनों टेक कर रहा हूं। पार्शियल डिवीजन है, आधा देखोगे 250 डेज प्लान में, आधा देखोगे कहां पे? सेवियर में। तो सेवियर में क्या देखोगे? टू वेरिएबल फंक्शन के लिए जो PQRST से हम निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो सीखेंगे। फिर मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, वो 250 डेज प्लान में पूरा अच्छे से मैंने बताया है। टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ये सब आप देखोगे 250 डेज प्लान में। और क्या आता है? पार्शियल डेरिवेटिव्स 250 डेज प्लान में। तो मतलब किससे मार्क करना पड़ेगा? ब्लू से मार्क करना पड़ेगा, ब्लू से। और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, सिंपली हम सीखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हम सीखेंगे जी सेवियर के 250 डेज प्लान में। पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन, क्योंकि टू वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा के प्रोसेस में हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प चाहिए। तो यहां पे देखो 1, 2 और ये 3 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे जी सेवियर में, और ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे 250 डेज प्लान में। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारा एक लेक्चर आज जाएगा फंक्शंस के बेसिक्स में, और कल का लेक्चर जाएगा फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स में, 2 लेक्चर। तीसरा लेक्चर जाएगा लिमिट्स के लिए 1 लेक्चर सफिशिएंट है, 3 लेक्चर यहां पे गए। चौथा लेक्चर आपका जाएगा यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव में, और एक टू वेरिएबल का फंक्शन है उसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, वो हम एक ही लेक्चर में साथ कर लेंगे। तो 4 लेक्चर यहां पे हमारे हो गए, तो 4 दिन तो इसमें निकल गए। लेकिन आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे तक आप लिमिट्स पढ़ लोगे, फिर मैं लिमिट्स के बेस पे आपको असाइनमेंट दूंगा। और संडे को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी 250 डेज प्लान से देख लेना, उसके क्वेश्चंस भी असाइनमेंट में मैं डाल दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, जब मंडे को आओगे तो आपका यहां तक पार्ट हो जाना चाहिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तक। क्लियर इतनी बात? तो ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, आज असाइनमेंट कोई नहीं मिलेगा, असाइनमेंट आज को ही नहीं मिलेगा आपको, असाइनमेंट शायद कल भी मुश्किल है मिलना। असाइनमेंट आपको परसों मिलेगा लिमिट्स के लेक्चर के बाद। आपको सैटरडे को असाइनमेंट मिलेगा, आप आराम से बैठ के सॉल्व करना संडे को। और संडे को 250 डेज प्लान के आपको 4-5 वीडियोस भी देखने हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, वो भी देख लेना। और जो सैटरडे को मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें ये फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन दे दूंगा, 20 क्वेश्चन टोटल, तो वो आप कर लेना। तो चलो अभी इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं। नहीं, न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं होगा, इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस में हमें क्या क्या डील करना है वो हम देखते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस में हम पढ़ेंगे सिंगल इंटीग्रल। हम क्या देखेंगे? सिंगल इंटीग्रल, जहां पे एक ही वेरिएबल होगा, उसी के ही फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर दूसरा टॉपिक आएगा यहां पे डबल इंटीग्रल्स। क्या आएगा? डबल इंटीग्रल्स में तीसरा टॉपिक आपका आएगा, डबल इंटीग्रल्स के अंदर ही उसको बोल सकते हो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन,
ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चौथा टॉपिक क्या आएगा, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये सब किसकी बात कर रहा हूं, डबल इंटीग्रल्स की। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। देखो कैलकुलस बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें चीजें एक बार अगर तुम समझने बैठे तो पूरा सेमेस्टर भी जा सकता है, लेकिन हमको स्मार्टली वर्क करना है, हमें उन्हीं चीजों को और उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू हमें एग्जाम में काम आएंगे, और कहीं भी हमें चीजें नहीं देखनी है। फिफ्थ क्या होगा, तो देखो चेंज ऑफ वेरिएबल्स, और फिफ्थ क्या होगा यहाँ पे, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन, एंड गामा फंक्शन जो सिंगल इंटीग्रल का पार्ट है, बीटा एंड गामा फंक्शन। सिक्स्थ क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल्स, क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल्स, क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल्स। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रल्स में, पहले ही बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डबल इंटीग्रल्स, किसमें, इंटीग्रल कैलकुलस में। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है बीटा और ट्रिपल इंटीग्रल्स, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीटा एंड गामा फंक्शन। आप फालतू में इतने कंफ्यूज हो जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो कि बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ना है, लेकिन गेट के लास्ट के 4-5 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बीटा एंड गामा फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, ट्रिपल इंटीग्रल से 2 से 3 बार आया है, सिंगल इंटीग्रल से भी जनरली पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा फोकस होता है यहाँ पे डबल इंटीग्रल्स पे, जो गेट के इंटीग्रल कैलकुलस में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रल आप पढ़ोगे 250 डेज प्लान में, तो उसको मैं ब्लू से करूंगा मार्क, ब्लू से। डबल इंटीग्रल्स आप पढ़ोगे 250 डेज प्लान में, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी 250 डेज प्लान में पढ़ोगे, चेंज ऑफ वेरिएबल्स भी 250 डेज प्लान में पढ़ोगे। 3 टॉपिक्स बाकी बचते हैं, सिंगल इंटीग्रल्स, बीटा एंड गामा फंक्शन और ट्रिपल इंटीग्रल्स, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेवियर में, यहाँ पे पढ़ेंगे सेवियर में लाइव सेशन में। क्लियर इतनी बात। तो देखो 3-4 लेक्चर यहाँ पे जाएंगे, 3 लेक्चर यहाँ पे जाएंगे, मतलब टोटल 6 से 7, मतलब 1 वीक हम 1 वीक में पूरा कैलकुलस कवर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक्स है वो आपको 250 डेज प्लान में देखने हैं, मेरे साथ अच्छे से सिंक्रोनिज्म मेंटेन करना है। तो ये सब चीजों को नोट कर लो, ये सब चीजों को नोट कर लो, फिर ऐसा नहीं बोलो जो सर ने लिखवाया था वो कराया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, इसलिए तुमको तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग प्रूफ है, नहीं तो फिर वीडियो प्राइवेट हो गया तो तुम्हारे पास प्रूफ नहीं रहेगा, फिर भी मेरे पास तो रहेगा, इसलिए इसको पहले नोट कर लो। ओके, 250 डेज प्लान बेसिकली एक जेनिक का पहले एक प्लान चालू हुआ, जैसे अब जी सेवियर चल रहा है एक प्लान, वैसे ही 250 डेज एक प्लान चालू हुआ था लॉकडाउन में, शायद मार्च या अप्रैल या मई में, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था इंडिया में, तब 250 डेज प्लान चालू हुआ था, जिसमें मैंने मैक्स का सीरीज चलाया था कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, मैक्स का सीरीज चलाया था कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। अभी उसकी रीच बढ़ रही है, पहले व्यूज कम थे, लेकिन अभी जैसे ही जी सेवियर के साथ स्टूडेंट जुड़ गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है 250 डेज प्लान भी है। तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो जेनिक 250 डेज प्लान, तो पहला प्लान ही आपको दिखेगा मैथमेटिक्स का, जिसमें 57 वीडियोस है, मतलब 57 क्वेश्चंस मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो वो सीरीज था कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का। ओके, सबको हेलो, सबको नमस्कार, सबको हेलो, हेलो हाय बाय बाय, लेकिन मैं अभी बाय नहीं बोल रहा हूं, बाय में टाइम है अभी। चलो ठीक है, इन सब चीजों को नोट कर लो, इन सब चीजों को नोट करो। हाँ, तो ज्यादा सिलेबस है तो मैं क्या करूं, अभी है तो है, ज्यादा सिलेबस है तो है, लेकिन ये सिलेबस कुछ भी नहीं है। अगर डेली 1-1 घंटा तुम देखोगे 15 दिन तो पूरा खत्म हो जाएगा। और इजी है, बहुत इजी है। जिसका 11वीं 12वीं क्लास का कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका 12वीं क्लास का कैलकुलस मतलब सिंगल वेरिएबल के मल्टी वेरिएबल कैलकुलस नहीं, जब डबल इंटीग्रल्स की या ट्रिपल इंटीग्रल्स की बात करेंगे तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आ जाते हैं। अगर आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और चीजों को थोड़ा इमेजिन करना आना चाहिए, जैसे कि ट्रिपल इंटीग्रल्स में चीजों को थोड़ा इमेजिन करना आना चाहिए। ट्रिपल इंटीग्रल्स में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, डबल इंटीग्रल ट्रिपल सिंगल इंटीग्रल में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन सॉल्व, कुछ ट्रिक लगाओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हो गया सॉल्व। लेकिन डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स में आपको दिक्कत होती है, मुझे पता है, लेकिन 250 डेज प्लान देख लो, उसके बाद डबल इंटीग्रल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2, सेकंड, थर्ड, 4 टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर 6th टॉपिक में आपके लिए बहुत ही ईजी बनाने वाला हूं ट्रिपल इंटीग्रल्स। आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत ईजी था, ट्रिपल इंटीग्रल्स ट्रस्ट मी मैं बहुत ईजी बनाने वाला हूं। बीटा एंड गामा फंक्शन में कुछ है ही नहीं, कुछ चीजें वहां पे बस याद रखनी होती है और देखना होता है कि
मतलब बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? कुछ ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं जो जनरलाइज मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, वहां बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज होता है। देखो जो वेक्टर कैलकुलस है, मैंने बोला जो वेक्टर कैलकुलस है वो मनमदा सर सुबह की जो सेशन होती है ईएमएफटी की डेली 2 घंटे की 10:30 से 12:30 तक होती है ना, 10:30 से 12:30 तक 2 घंटे की सेशन होती है। वहां पे जाके सर वेक्टर कैलकुलस की अभी लाइव रोज अभी 2-3 पहले की क्लास में वेक्टर कैलकुलस ही सिखा रहे हैं, वहां पे जाके सीख लो। वहां पे वो कर्ल भी सिखाएंगे, डाइवर्जेंस भी सिखा रहे हैं, वहां पे आपको और क्या सिखा रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल भी सिखाएंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डबल इंटीग्रल, वो सब चीजें मेनली स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो सब चीजें आप वहां पे सीख सकते हो वेक्टर कैलकुलस में। क्लियर इतनी बात? तो बता दो ये सब नोट कर लिया? एक बार मुझे बोल दो ये सब नोट कर लिया तो मैं आगे वेक्टर कैलकुलस का भी कुछ ब्रेकअप कर दूं। तो देखो हम जी सेवियर में क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, लिमिट्स देखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में हम देखेंगे सिंगल इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन और ट्रिपल इंटीग्रल्स। बाकी ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बाकी आप मेरे साथ 250 डेज प्लान में गाइड करूंगा, वहां से देख सकते हो। नहीं तो ऐसा नहीं किया तो पता चला महीना कैलकुलस में ही चला गया, ऐसा हमें नहीं करना है। और 250 डेज प्लान में भी अगर कहीं भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट में अटकते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नीचे लिंक दिया गया है, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 250 डेज प्लान में भी अगर वीडियो में किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप डाल दो कि सर इस इंस्टेंट पे, इस टाइम, वीडियो के इस टाइम पे मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा। ये नोट कर लिया सबने? ओके, नोट कर लिया। तो अभी मैं आपको बताता हूं, कैलकुलस में मेरे साथ बने रहना, कोई मतलब इजी बात है कैलकुलस, कोई टफ नहीं है, डरो मत। सिलेबस इतना है लेकिन चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत चीजें छोटी छोटी हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूं, तो जैसे कि पावर सिस्टम है, उसका सिलेबस देखोगे तो गेट का बहुत ही लंबा दिखता है, लेकिन हमें टॉपिक्स के सरफेस में जाना है। जैसे कि एक टॉपिक है तो उसको ऊपर से ही पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है उसको ऊपर से ही पढ़ना है, डेप्थ में नहीं जाना है, जैसे हम पावर सिस्टम में करते हैं। पावर सिस्टम में कैसा होता है, नेटवर्क थ्योरी पता है तो पावर सिस्टम बस एक तरह का नेटवर्क थ्योरी है, और क्या है। आपका एसी एनालिसिस पार्ट स्ट्रॉन्ग है नेटवर्क थ्योरी में, जो बहुत स्टूडेंट्स का नहीं होता। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, जो किसी स्टूडेंट का एसी एनालिसिस का पार्ट नेटवर्क थ्योरी में स्ट्रॉन्ग है, स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट, तो उसको पावर सिस्टम में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पावर सिस्टम में है ही बस ऐसी सर्किट्स होते हैं, एक बार अगर आपको मॉडलिंग पता है तो केवीएल केसीएल ही लगाना होता है। ट्रांसमिशन लाइन मॉडलिंग में और क्या होता है, केसीएल और केवीएल ही लगाते हैं। तो चलो वेक्टर कैलकुलस हम देखते हैं, वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या चीजें आएंगी और हम क्या क्या पढ़ेंगे। वेक्टर कैलकुलस अभी हम देखने वाले हैं, वेक्टर कैलकुलस का ब्रेकअप। तो सबसे पहले आएगा ग्रेडियंट, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रेडियंट नहीं, वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले आएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो और व्यूअर्स, अरे तुम कर क्या रहे हो, पहले पहले मैथ्स में 600-700 स्टूडेंट्स होते थे, फिर 500 हो गए, फिर जैसे नीचे चलता गया स्लोप 400 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर क्या हुआ, फ्लैक्चुएशन हुआ, 350 हुए, फिर 250 हुए, फिर 200 हुए। फिर मुझे आशा थी, मुझे बहुत आशा थी कि कम से कम 200 स्टूडेंट्स तो मेंटेन रहेंगे ही, क्योंकि मुझे सब पता चलता है जब भी मैं टेलीग्राम ग्रुप खोलता हूं तो वहां पे 130 स्टूडेंट्स ऑनलाइन होते हैं हमेशा, वो उतने भी नहीं आते, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर पता चला कि हो गया काम तमाम। तो पहला था हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दूसरा आएगा ग्रेडियंट, दूसरा क्या आएगा, ग्रेडियंट, तीसरा आपका आएगा डाइवर्जेंस, तीसरा आपका क्या आएगा, डाइवर्जेंस, चौथा आपका आएगा कर्ल, क्या आएगा, कर्ल, पांचवा आपका आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। छठा आपका आएगा, छठा ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हो गया, लाइन इंटीग्रल्स, क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल्स, क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल्स। सातवां आपका आएगा पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, पैरामीटराइजेशन, यहां से गेट में क्वेश्चन आने लगे हैं, पैरामीटराइजेशन ऑफ अ कर्व, ये लाइन इंटीग्रल का ही पार्ट है। और एक टॉपिक होगा आपका स्टोक्स थ्योरम, क्या होगा, स्टोक्स थ्योरम, ये आपका हो गया स्टोक्स थ्योरम।
नाइन्थ टॉपिक आपका होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और 10th टॉपिक जिसमें स्टूडेंट सबसे डरते हैं और मुझे वो सबसे इजी टॉपिक लगता है, वाह 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 क्या बात है, वो है आपका ग्रीन्स थ्योरम। क्या है? ग्रीन्स थ्योरम, जो कि सबसे इजी है, डाइवर्जेंस थ्योरम से भी इजी है और किससे इजी है? स्टोक्स थ्योरम से भी इजी है। अगर आपको डबल इंटीग्रल्स आता है, अगर आपको डबल इंटीग्रल सॉल्व करना आता है तो बस खत्म। अगर तुमको डबल इंटीग्रल सॉल्व करना आता है मतलब तुम ग्रीन्स थ्योरम समझ लिए। जिसको भी डबल इंटीग्रल में अच्छी कमांड है, वर्टिकल स्ट्रिप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या होता है, कैसे एक्स के लिमिट्स निकालते हैं वाई के फॉर्म में, कैसे वाई के लिमिट्स निकालते हैं एक्स के फॉर्म में, जो मैंने 250 डेज प्लान में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर उतना आता है तो समझ लो तुमने 80% 90% ग्रीन्स थ्योरम समझ लिया, तुमने 90% ग्रीन्स थ्योरम समझ लिया। क्लियर इतनी बात? तो वेक्टर कैलकुलस में इतने टॉपिक्स हैं। अभी इसमें से देखो जो मैं ब्लू से मार्क करूंगा वो 250 डेज प्लान में चले गए हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन इंटीग्रल्स, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व और बाकी की चीजें वहां पे नहीं है 250 डेज प्लान में। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना और आंखें भी खोल के सुनना, आंखें खोल के देखना और कान खोल के सुनना मेरी बात को। क्या मैं बताने जा रहा हूं, जो ये वाला है कल जो है आपका मनमदा सर अभी पढ़ा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सुबह की क्लास में ईएमएफटी में, वहां पे जाके पढ़ लेना अलग से। अभी सेवियर के मैक्स में नहीं आएगा कल, अभी चल रहा है मैक्स, अभी चल रहा है वेक्टर कैलकुलस का पार्ट मनमदा सर का, वहां पे सर कल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वहां पे देख लेना। और आज ही सर ने ये सब चीजें पढ़ा ली है, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और इन पे एग्जांपल्स भी करवा रहे हैं। तो देखो ये जो टॉपिक्स हैं जिसपे ब्लू मार्क किया है वो तो 250 डेज प्लान में आप सीख लोगे। बाकी क्या बचा? कल बचा, स्टोक्स थ्योरम बचा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बचा और ग्रीन्स थ्योरम बचा। तो कल स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये सुबह की क्लास में चल रहे हैं, जो मनमदा सर की क्लास है ईएमएफटी की, बार बार मैं बता रहा हूं सुबह को क्लास होती है ईएमएफटी की, मैं टाइम लिख रहा हूं। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है, ईएमएफटी की क्लास सुबह को चलती है 10:30 बजे से, 10:30 बजे से 12:30 बजे तक मनमदा सर की। उधर जाके वेक्टर कैलकुलस अभी चल रही है क्लास, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं नहीं डिस्कस करूंगा कल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम जो है वो वेक्टर कैलकुलस का मतलब ईएमएफटी में उसका एप्लीकेशन नहीं है, तो वहां पे सर नहीं पढ़ाएंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम में पढ़ाऊंगा, ग्रीन्स थ्योरम में पढ़ाऊंगा, मैं इसको सर्कल कर देता हूं। तो वेक्टर कैलकुलस में बेसिकली हम एक ही चीज पढ़ेंगे, ग्रीन्स थ्योरम। मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा ग्रीन्स थ्योरम पे, लेकिन ग्रीन्स थ्योरम से पहले जो लाइन इंटीग्रल का वीडियो है मेरा वो देख के आना। एक्चुअली ग्रीन्स थ्योरम यही है, लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना ही ग्रीन्स थ्योरम है। कैसे? लाइन इंटीग्रल एक टूल है, जैसे आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये टूल्स हैं कि डबल इंटीग्रल्स को इजीली सॉल्व करने के लिए। वैसे ही ग्रीन्स थ्योरम एक टूल है लाइन इंटीग्रल को इजीली सॉल्व करने के लिए, प्रोवाइडेड जो आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो जिस कर्व के अलोंग, वो कर्व क्या होना चाहिए? क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड कर्व। तो वेक्टर कैलकुलस में हम जी सेवियर में एक ही टॉपिक पे फोकस करेंगे, वो है ग्रीन्स थ्योरम। क्या? ग्रीन्स थ्योरम। और ग्रीन्स थ्योरम में कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अगर डबल इंटीग्रल अच्छे से आता है कि x के y के फॉर्म में लिमिट्स कैसे निकालते हैं, y के x के फॉर्म में लिमिट्स कैसे निकालते हैं, तो समझ लो ग्रीन्स थ्योरम में आपका 90% काम हो गया और कोई बड़ी बात नहीं है। वो ग्रीन्स थ्योरम के लिए दो चीजें आना जरूरी है, एक तो लाइन इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं वो वेक्टर कैलकुलस में, और दूसरा कि डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। फिर दैट्स इट, आपको ग्रीन्स थ्योरम समझ में आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? देखो ईएमएफटी में कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन करने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी मनमदा सर इतना अच्छे से सुबह को ईएमएफटी, आप क्यों नहीं देख रहे सुबह की क्लास? क्योंकि मुझे पता है जो यहां पे स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और आईएन ब्रांच। हाँ मैं वही बोल रहा हूं, वेक्टर कैलकुलस ग्रीन्स थ्योरम को छोड़ दो, ग्रीन्स थ्योरम को और लाइन इंटीग्रल को और पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व को छोड़ दो,
ये 3 टॉपिक्स को छोड़ दो तो, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप ईएमएफटी में नहीं पढ़ते हो तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लाइन इंटीग्रल भी वहां पे पढ़ते हो, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन इंटीग्रल्स और पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व को अगर छोड़ दे और ग्रीन्स थ्योरम, ये 10 में से 4 टॉपिक को छोड़ दे तो बाकी ज्यादा टॉपिक आप मैथमेटिक्स से अच्छा फिजिकली चीजों को समझते हो ईएमएफटी में, तो वहां पे ऑलरेडी सर इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, फिर डबल टाइम क्यों वेस्ट करना। आप अगर ईएमएफटी की क्लास अटेंड कर रहे हो अच्छे से तो वहां पे जाके कॉप अप कर सकते हो। ग्रीन्स थ्योरम इज सिमिलर टू, हाँ एक दूसरे के केस है वो, ग्रीन्स थ्योरम इज सिमिलर टू स्टोक्स थ्योरम, वो समझेंगे हम समझेंगे ग्रीन्स थ्योरम, टेंशन ना लो। स्टोक्स थ्योरम अगर नहीं भी आता तो भी ग्रीन्स थ्योरम आ जाएगा, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, ये ब्रेकअप को नोट कर लो ताकि आपको चीजें पता हो एक्चुअली कि गेट, जैसे कि मैं हर चैप्टर होता है पहले लिखवा देता हूं ब्रेकअप, आपको गेट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पता होने चाहिए, इसलिए ब्रेकअप को नोट करो, ब्रेकअप को नोट करो, इसको नोट करो और मुझे बताओ नोट हो गया। इसको ब्रेकअप को नोट, ये जो मैं सिलेबस लिखवाया है इसको नोट करो फटाफट, फिर हम आज फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, क्लियर इतनी बात। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बस कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, और क्या लिख के आया था मैं बताता हूं, हाँ बस कंपोजिट फंक्शन और रूट्स ऑफ अ फंक्शन, और रूट्स ऑफ अ फंक्शन, तो ये सब चीजें हैं आज डिस्कस करने के लिए, बेसिक्स ही है आज बेसिकली, क्योंकि मुझे पता था आज का टाइम आज से ये सिलेबस डिस्कस करने में चला जाएगा, तो आज सिर्फ फंक्शंस के बेसिक देखेंगे। कल फंक्शन जो बेसिकली यूज होते हैं फंक्शन हमारे कैलकुलस में, जैसे कि मॉड फंक्शन होता है, बॉक्स फंक्शन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, आपका एक्स स्क्वायर पैराबोलिक फंक्शंस होते हैं, सर्कल होता है, वो सब चीजें हम कल देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले उनको फंक्शंस का इक्वेशन लिखेंगे, फिर उनके ग्राफ्स देखेंगे जो बेसिकली हमको काम आएंगे। 7 से 8 ही फंक्शन है और ज्यादा हमें ऐसे देखने जाओगे तो फंक्शंस एंड अनगिनत है। लॉगरिथम फंक्शन देखेंगे, फिर अपना एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन देखेंगे, वो सब फंक्शंस और उनके ग्राफ्स देखेंगे। हम एक एक पॉइंट लेके ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम रफ प्लॉट ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा इसका प्लॉट कैसे दिखता है। ओके तो चलो नोट कर लिया आप सबने, ओके चलो छोड़ो ये सब, ये पता नहीं कहां से आ गया, कुछ दिन पहले नहीं था, जैसे ही जेल में से छूट गया आ गए यहां पे। ओके तो चलो अभी हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर देखो बुरा मत मानना, आज का लेक्चर बुरा मत मानना, लेकिन क्योंकि फंक्शंस ये सब ऐसा हो सकता है सारी चीजें आपको पता हो, लेकिन मेरा काम है ये सब आज भी जल्दी कुछ चीजें रिकॉल करेंगे, कुछ चीजें रिकॉल करेंगे, तो बुरा मत माना। देखो मेरे साथ कोऑपरेट करना, ऐसा मत बोलना। जैसे लीनियर अलजेब्रा की क्लास हुई थी, मुझे याद है जब लीनियर अलजेब्रा की क्लास हुई थी फर्स्ट क्लास, तो मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसके बाद सेकंड क्लास में आपको सब सिखा रहा था मैं बेसिक्स से, कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब चीजें सिखा रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट कर दिया था सर ये तो बहुत ही बेसिक जा रहा है, बहुत ही बेसिक्स में आप जा रहे हो, लेकिन मेरा मतलब ऐसा मानना रहता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो तो आपको अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। देखो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर बेसिक्स में ले लिए, फिर भी मैंने 15 लेक्चर में पूरा लीनियर मींस 15 से 16 घंटे में पूरा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करवा दिए तो मैंने पीछे पेस पकड़ लिया, पीछे स्पीड पकड़ ली, और उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे आपके तो मैं पीछे पेस पकड़ लूंगा, मैं क्या कर लूंगा, टाइम को पीछे कंपनसेट कर लूंगा, और यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 250 डेज प्लान अपना जिंदाबाद। और नॉन ट्रिवियल टॉपिक मुझे पता है ट्रिपल इंटीग्रल्स में आपको प्रॉब्लम होगी, ग्रीन्स थ्योरम में होती है, इसलिए वो मैं जी सेवियर में लूंगा एग्जांपल्स के थ्रू। ट्रिपल इंटीग्रल ये सब चीजें मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको गेट का एग्जांपल लूंगा और समझाऊंगा कैसे होता है। क्लियर इतनी बात? ओके अरे छोड़ो अभी कमेंट करना, कमेंट। चलो अभी हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। किससे? फंक्शन से। हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं चीजों को, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन बेसिकली क्या होता है? देखो जैसे कि
हम जनरल रियल लाइफ में देखें तो हम क्या बोलते हैं कि लेट अस से एक आपके पास क्या है, जैसे कि मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन का फंक्शन क्या है? मोबाइल फोन का फंक्शन है आप किसी को कॉल कर सकते हो, आप किसी का कॉल रिसीव कर सकते हो, आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, अनगिनत अभी तो एप्लीकेशन है। ऐसा तो है नहीं पहले जैसा रहा सिर्फ कीपैड वाला मोबाइल है, सिर्फ कॉल ही कर सकते हैं। और पता है कीपैड वाले मोबाइल में सबसे फेमस गेम था वो सांप वाला, ठीक है, सांप लंबा होता जाता है, वो फेमस गेम था उसमें। आज तो क्या क्या पबजी सब खेल रहे हो। तो बेसिकली मोबाइल एक मशीन है, एक डिवाइस है, उसका फंक्शन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन में वो कैसे फंक्शन कर रहा है। फंक्शन मतलब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन है उसका कि वो क्या कैसे फंक्शन कर रहा है। मतलब हम उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं? आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसको क्या कर सकते हो तुम, चार्ज करते हो। उसमें इनपुट क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? जो आपको चाहिए, जो वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप कॉल रिसीव कर रहे हो, किसी को कॉल कर रहे हो, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, चैट कर रहे हो, XYZ शॉपिंग कर रहे हो, एप्स यूज कर रहे हो। तो इनपुट वहां पे गया है इलेक्ट्रिसिटी आपका, और आउटपुट में इतने सारी एप्लीकेशंस आप जमाने की यूज कर सकते हो। तो अगर मैथमेटिक्स में जाए तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में जाएंगे तो फंक्शन एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। फंक्शन एक क्या होता है? मैथमेटिकल इक्वेशन। तो पहले मेरे साथ लिखो यहां पे, फिर उसके बाद में एग्जांपल्स आपको बताता हूं। इट इज अ function, it is a mathematical equation, it is a mathematical equation। पहले मेरे साथ लिख दो फिर मैं एग्जांपल समझाऊंगा। it is a mathematical equation, it is a mathematical equation in which for any value of x, for any value of x in the domain of equation, for any value of x in the domain of equation, in the domain, ऐसी हाईफाई इंग्लिश मतलब देख के डर मत जाना, मैं जब एग्जांपल लूंगा तो बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन इन विच फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ दैट इक्वेशन, इन द डोमेन ऑफ दैट इक्वेशन there will be only, there will be exactly one value of y, one value of y। यहां पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो वेरिएबल्स है यही यूज होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y यूज होता है। अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की या सिंगल वेरिएबल फंक्शन की, सेम चीज है, सेम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर फंक्शन 2 वेरिएबल का हो, फंक्शन 3 वेरिएबल का हो, फंक्शन 4 वेरिएबल का हो, फंक्शन n वेरिएबल्स का हो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो और समझो मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझने की ट्राई करो। बहुत मुश्किल से आपको समझाऊंगा, मतलब बहुत ही सिंपल। ये फंक्शंस हम ये सब चीजें अभी नहीं पढ़ने वाले जो 12th 11th क्लास में पढ़ते थे कि ये एक 1-to-1 रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, फिर रिलेशन में से फंक्शन बनता है, ठीक है। तो वो सब चीजें अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी सिंपली यहां पे क्या होगा, सिंपली यहां पे हम मैथमेटिकली सिंपल चीजों को समझेंगे। सिंपली फंक्शन क्या होता है मैथमेटिकल इक्वेशन से। तो फंक्शन क्या होता है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसमें तुम अगर कोई x का वैल्यू डालो तो तुम्हें सिर्फ y का एक ही वैल्यू मिलेगा। सिंपल इतनी बात। तो फंक्शन सिंपली क्या होता है? एक इक्वेशन आपको दिया होगा, उस इक्वेशन में देखो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसकी तुम वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाल रहे हो जो कि क्या है उसके डोमेन में आती है, तो तुम्हें y की एक ही वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिल सकती। मतलब सिंगल x की वैल्यू के लिए सिंगल y की वैल्यू ही जनरेट होनी चाहिए। अगर तुम x की वैल्यू, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है जिसमें तुम x की एक वैल्यू डाल रहे हो, लेट अस से 1, और तुम्हें y की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे ये इक्वेशन फंक्शन नहीं है, ये इक्वेशन फंक्शन नहीं है। और यहां पे देखो क्या, यहां पे कुछ चीजें आपको मार्क करनी है, वो ये मैंने क्या लिखा है, इन विच फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन ऑफ दैट इक्वेशन, इन द डोमेन ऑफ दैट इक्वेशन। डोमेन मतलब क्या? डोमेन मतलब होता है वो वैल्यूज ऑफ x जो आप इस इक्वेशन में डाल सकते हो। यू आर अलाउड टू प्लग दीज वैल्यूज ऑफ x इन दिस इक्वेशन। तो वो डोमेन सेट होता है। कोई आपको इक्वेशन दिया गया होगा, कोई आपको फंक्शन दिया गया होगा, उसके लिए आपको कुछ सेट दिया होगा कि आप x के यही वैल्यूज, यहां से यहां तक के वैल्यूज ही या ये वैल्यूज ही यूज कर सकते हो इस इक्वेशन में डालने के लिए। उसको हम सिंपली बोलते हैं
डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो लेट अस से एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा, अभी मैं आप पे दो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा और आपको मुझे बताना है कौन सा इक्वेशन, एग्जांपल 1 यहां पे लिख रहा हूं और एग्जांपल 2, दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल में जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो फंक्शन है और कौन से एग्जांपल में जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो फंक्शन नहीं है। तो पहला एग्जांपल में लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एग्जांपल ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये एक दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कि इन दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, या कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन है, दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन नहीं है? तो यहां पे ध्यान दो, सिंपल फंक्शन सिंपली क्या होता है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसमें अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखो, x की उस कोई भी x की वैल्यू के लिए आपके पास जो आउटपुट आएगा y, वो सिंगल आउटपुट ही आएगा। मतलब कोई भी x की वैल्यू जो कि डोमेन में है, उस इक्वेशन के डोमेन में है, उसके लिए आपको y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। मतलब सिंगल x की वैल्यू के लिए सिंगल y जनरेट होना चाहिए। अगर सिंगल x के लिए एक से ज्यादा y जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन नहीं है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन नहीं है। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे x की कोई भी वैल्यू रखो, लेट अस से x इज इक्वल टू 1, तो बताओ y क्या होगा? 1 होगा। और x अगर -1 रखोगे तो भी y क्या होगा? 1 होगा। मतलब यहां पे ध्यान दो, x की एक वैल्यू के लिए, जैसे कि x इज इक्वल टू 1, मुझे y क्या मिला? एक सिंगल वैल्यू मिला। यहां पे x की सिंगल वैल्यू के लिए, जिसको मैंने लिया था -1, उसके लिए भी y की यहां पे क्या मिली? मुझे सिंगल वैल्यू ही मिली। ये डिफरेंट x के लिए अगर y मुझे सेम मिल रहा है, उससे फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फंक्शन के लिए एक ही पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप कोई भी x की वैल्यू मैथमेटिकल इक्वेशन में रख रहे हो तो आपको आउटपुट में एक ही y की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर कोई भी x की वैल्यू रख रहे हो और y के दो वैल्यूज मिल रहे हैं तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस एग्जांपल में देखो, फॉर x इज इक्वल टू 1 ले लो तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर, सॉरी यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा। यहां पे देखो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो वाई के दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। वाई के दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब एक x की वैल्यू के लिए मुझे दो y के वैल्यू मिले, दो पॉसिबल y, दो वैल्यूज y के पॉसिबल है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस केस में ये वाला इक्वेशन क्या होगा? फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये वाला इक्वेशन फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये वाला इक्वेशन जो है ये फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन है। ये मैथमेटिकली इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर इतनी बात? इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ओके यहां पे पता चल गया? फटाफट मुझे रिस्पॉन्स दे दो। यहां पे पता चल गया? तो एक हमारे पास अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? एक मैथमेटिकल इक्वेशन, ये एक फंक्शन है, अगर उसमें तुम इसको बोलते हैं x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए क्योंकि x की वैल्यूज चूज करना हमारे हाथ में है, और x की वैल्यूज क्योंकि चूज करना हमारे हाथ में है तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी x की वैल्यू एक बार चूज कर दी तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड है? उस x के वैल्यू पे डिपेंडेंट, इसलिए y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो उसमें अगर x की, मैं अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बोलूंगा, x बोलना इजी लग रहा है, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो उसमें अगर कोई भी एक x की वैल्यू के लिए अगर एक y मिल रहा है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? ये मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन है। अगर कोई भी x की वैल्यू के लिए एक से ज्यादा y, सिंगल x के लिए एक से ज्यादा y जनरेट हो रहा है तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। अभी मैं देखो भाई यहां पे ध्यान दो, मैं अभी रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, इमेजिनरी नंबर की नहीं। मैं कॉम्प्लेक्स अच्छा पहले देखो प्री रिक्विजिट जो भी कैलकुलस पढ़ेंगे हम
अभी रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नहीं। क्लियर? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम नहीं, अभी हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं बस। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर भूल जाओ, अभी रियल नंबर्स पे ध्यान दो। तो फंक्शन का फंडामेंटल यही था। अभी यहाँ पे ध्यान दो, कुछ फैंसी तरीके भी होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के, जो नोटेशन हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने नोटेशन फॉर अ फंक्शन, नोटेशन फॉर अ फंक्शन, नोटेशन फॉर अ फंक्शन। तो यहां पे देखो हम कैसे लिखते हैं, यहां पे लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन, या तो लिख सकते हैं g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, या तो लिख सकते हैं h ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो y को ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स, y को इज इक्वल टू g ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू h ऑफ x। तो y को, ये सिंपल फैंसी चीजें हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फंक्शन को फैंसी तरीके से दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, f ऑफ x। ये f इंटू एक्स नहीं है, ये दो लेटर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, f इंटू ब्रैकेट में क्या है, x। तो इसको पढ़ते हैं हम f ऑफ x। f ऑफ x मतलब y क्या है, f x का फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, y जो है वो किसका फंक्शन है, x का। मतलब ये किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, x का। किसका, x का। क्लियर इतनी बात? ये सिंपली y को g ऑफ x भी लिख सकते हैं, h ऑफ x भी, बहुत सारे नोटेशन, r ऑफ x, w ऑफ x, u ऑफ x। जनरली जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वेरिएबल जो मतलब नोटेशन यूज होते हैं, लेटर्स यूज होते हैं, वो होते हैं f, g और h। f, g और h। क्यों? क्योंकि फंक्शन का पहला लेटर है f, इसलिए हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हैं लेटर, वो क्या यूज करते हैं, f। तो हम फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलो और भी कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको, अच्छी अच्छी चीजें, ताकि आपके बेसिक्स रिकॉल हो जाए सारे, और जब कल क्लास में आओ तो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, और ये सब चीजें दुनियादारी क्या होती है, वो सब आप सीख लो अभी से। ठीक है? तो नोटेशन g ऑफ x, f ऑफ x और h ऑफ x। अभी देखो आगे कॉम्पोजिट फंक्शन पे जाते हैं, उससे पहले थोड़ा फंक्शन को। तो फंक्शन बेसिकली है क्या, यहां पे ध्यान से समझो। फंक्शन सिंपली है क्या, एक मशीन है। फंक्शन एक क्या है, मेरे पास मशीन है। यहां पे देखो फंक्शन सिंपली एक मशीन है। वो मशीन क्या कर रही है, वो ध्यान से समझो। मशीन क्या कर रही है, वो यहां पे इसको मैं बोल देता हूं फंक्शन। ये एक क्या है, मशीन है, जिसमें मैं इनपुट दे रहा हूं x, और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, यहां पे ध्यान दो। आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बेसिकली फंक्शन एक क्या है, f ऑफ x में बोल देता हूं इसको। ये एक मशीन है। कैसी मशीन है, जिसमें अंदर में क्या दे रहा हूं, इनपुट में क्या दे रहा हूं, x, और x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इनपुट में जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये वेरिएबल हमारे हाथ में चूज करना, वी आर इंडिपेंडेंट फॉर डेट, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो आउटपुट में आया उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैलकुलस पढ़ाने में तो जितना मजा है उतना किसी में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि कैलकुलस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है? तो कैलकुलस के साथ आपको खेलना है, आपको ऐसा नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कैलकुलस बहुत ही ईजी है समझना। अगर फंक्शंस और ग्राफ आते हैं तो कैलकुलस बहुत इजीली समझ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से समझो जो मैं समझा रहा हूं। तो ये फंक्शन सिंपली क्या है, एक मशीन है। उस मशीन में जो इनपुट आ रहा है वेरिएबल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि x से आउटपुट जनरेट हो रहा है y, और वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, क्योंकि ये x पे क्या है, डिपेंड है। क्या है, डिपेंडेंट। सिंपली देखो मशीन क्या कर रही है, मशीन को जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो अभी देखो मशीन कैसे बिहेव कर रही है, मशीन को जो इनपुट दे रहे हैं उसका क्या कर रहा है, ये उसका स्क्वायर कर रहा है पहले तो, एक्स स्क्वायर, प्लस उसमें क्या कर रहा है, वन को ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, वन को ऐड कर रहा है। सिंपल। तो इस मशीन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें इस y से पता चल रहे हैं। इस मशीन के ये, इस फंक्शन के ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो भी, इसमें मतलब जो भी इनपुट जा रहा है, पहले ये क्या कर रहा है, उसका स्क्वायर कर रहा है, फिर इसमें प्लस वन ऐड कर रहा है, और वो आपको क्या दे रहा है, आउटपुट में दे रहा है। वो आपको क्या दे रहा है, आउटपुट में दे रहा है। अभी यहां पे कुछ चीजें समझो। लेटर से सेम मशीन है मेरे पास, ये क्या है, सेम मशीन, f ऑफ x, f ऑफ x। तो यहां पे यहीं से मेरे पास डिफाइन हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन।
मतलब एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब ये फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का। सिंपली ये मशीन क्या कर रही है, मशीन क्या कर रही है, मतलब ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ये जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं, एक्स क्या बता रहा है, इनपुट दे रहे हैं, उसका स्क्वायर करके प्लस वन करके आउटपुट में वाई जनरेट कर रहा है। अभी मैं सेम मशीन ले रहा हूं, मतलब सेम फंक्शन ले रहा हूं, सेम मशीन ले रहा हूं मतलब सेम फंक्शन ले रहा हूं, और ये सेम मशीन और सेम फंक्शन ले रहा हूं, उसका मतलब क्या है, जो भी मैं इसको इनपुट में दूंगा ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर करेगा, प्लस वन करके आउटपुट में जनरेट कर देगा, प्लस वन करके आउटपुट में जनरेट कर देगा। क्लियर? तो लेटेस्ट से मैं इसको इनपुट में दे रहा हूं x माइनस टू, इसको मैं इनपुट में दे रहा हूं x माइनस टू, तो मुझे बताओ आउटपुट क्या जनरेट होगा, और नया आउटपुट, नया इनपुट है, नया आउटपुट है। लेटेस्ट से अभी मैं इधर भी y लिखूंगा, लेकिन आपको वो चीजें समझनी है, ये y और ये इनपुट इस नए मॉडलिंग के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने सेम मशीन को लिया, सेम फंक्शन को लिया, और इस फंक्शन का बिहेवियर मुझे यहां से पता चल गया, इनपुट का स्क्वायर करके प्लस वन ऐड कर रहा है। तो अगर सेम मशीन ले रहा हूं, सेम फंक्शन ले रहा हूं, तो ये क्या करेगा, जो आउटपुट जनरेट करेगा वो क्या करेगा, पहले इनपुट का स्क्वायर लेगा, लेकिन इनपुट यहां पे चेंज हो गया, x माइनस टू प्लस क्या करेगा, वन करेगा, प्लस क्या करेगा, वन करेगा। और इन चीजों को फैंसी तरीकों से लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, अगर मुझे f ऑफ x पता है तो मैं सिंपली f ऑफ x माइनस टू फाइंड कर सकता हूं। जहां जहां x है वहां क्या कर दो, उसको x माइनस टू से रिप्लेस कर दो, x माइनस टू से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। क्लियर इतनी बात? तो कभी भी अगर आपके पास f ऑफ x, g ऑफ x या h ऑफ x पता है तो सिंपली क्या करना है, अगर उसमें पूछे f ऑफ x माइनस टू क्या होगा, तो जहां x है वहां x माइनस टू रख दो। f ऑफ x माइनस थ्री क्या होगा, जहां x है वहां क्या कर दो, x ऑफ माइनस थ्री रख दो। अगर ऐसा पूछे f ऑफ टू क्या होगा, मुझे बताओ f ऑफ टू क्या होगा, f ऑफ टू क्या होगा, तो जहां x है वहां क्या रख दोगे, टू रख दोगे, क्या रख दोगे, टू रख दोगे, तो ये क्या आएगा, फाइव। एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, जहां x है वहां माइनस वन रख दो, उसका स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हम आउटपुट y निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू टू, यहां पे हम आउटपुट y निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू माइनस वन। जब मैं बोलूं f ऑफ टू, इसका मतलब हम आउटपुट निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू टू। जब मैं बोलूं f ऑफ माइनस वन, इसका मतलब हम y फाइंड कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू माइनस वन, एट x इज इक्वल टू माइनस वन। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, कंपोजिट फंक्शन में बताऊं आपको। फटाफट मुझे बताओ, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अरे मैं चिल्ला रहा हूं इतनी देर से, सुन पा रहे हो तुम? हेडफोन लगाया है, मोबाइल चालू है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो अगर f ऑफ x मुझे पता है तो मैं f ऑफ टू भी फाइंड कर सकता हूं, f ऑफ माइनस वन भी फाइंड कर सकता हूं। अगर f ऑफ x पता है तो f ऑफ x माइनस टू भी फाइंड कर सकता हूं, f ऑफ x माइनस थ्री भी फाइंड कर सकता हूं, f ऑफ x क्यूब भी फाइंड कर सकता हूं, f ऑफ x स्क्वायर भी फाइंड कर सकता हूं। पूछे f ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो x की जगह x स्क्वायर रख दो, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1। ओके, खत्म, यहां तक खत्म हो गया। f ऑफ टू जीरो होगा, ओ माई गॉड, f ऑफ टू जीरो होगा। कहां से f ऑफ टू जीरो होगा, कौन सी दुनिया में हो तुम? अरे f ऑफ x अगर x स्क्वायर प्लस वन है तो f ऑफ टू जीरो कैसे होगा? कौन सी गणित लगा रहे हो भाई तुम? हाँ, कौन सी गणित लगा रहे हो तुम? तुमने फंक्शन ही लगता है गलत लिख दिया है तुमने, मतलब माइनस एक्स प्लस टू तो नहीं लिख दिया तुमने। ओके, डाउट नहीं है। ओके, तो अभी फंक्शंस का बस यही फंडा था। अभी पढ़ते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अभी हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ अ टू फंक्शंस। अरे इसको मैंने फालतू में मिटा दिया, ये तो काम का था, ये तो काम का था। ओके, तो बेसिकली यहां पे देखो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अभी समझना, अभी चीजों को समझो, सिंपल। कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस।
ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस आपको आना चाहिए, क्योंकि गेट में लास्ट कुछ सालों से देखा गया है, ये देखा गया है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बेस पे उसका क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पूछे जाते हैं। एक एफ ऑफ एक्स दिया होगा, जी ऑफ एक्स दिया होगा और बोलेगा बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में कितने डिसकंटिन्यूटीज होंगी, कौन सी पॉइंट पे जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन सिंपली क्या होता है वो देखो। कॉम्पोजिशन ऑफ टू, लेट अस से वी हैव टू फंक्शंस, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x square, g of x is equal to x square. Let us say we have two functions. f of x की composition करना है तो एक से ज्यादा फंक्शन तो चाहिए। composition of two functions, तो f of x मेरे पास है x plus 1, g of x है let us say x square, g of x क्या है x square। तो यहां पे ध्यान देना, तो मैं बोल रहा हूं आपको composition of function, इसका सिंपली मतलब क्या है वो देखो। let us say मेरे पास फंक्शन है f of x, let us say मेरे पास फंक्शन है f of x, क्या है f of x। अभी इसमें इनपुट है x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है x स्क्वायर प्लस वन, आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है x स्क्वायर प्लस वन। लेट अस से सेम फंक्शन है, क्या है सेम फंक्शन है f of x, इसमें इनपुट अभी x नहीं है g of x है, क्या है g of x। तो आउटपुट क्या जनरेट होगा g of x स्क्वायर, g of x स्क्वायर प्लस वन, g of x स्क्वायर प्लस वन। तो सिंपली यही क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहां पे देखो एक फंक्शन था f of x, इसमें इनपुट क्या था एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सेम फंक्शन था f of x, यहां पे इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है, यहां पे क्या इनपुट एक फंक्शन है, वो फंक्शन भी x का क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब यहां पे क्या हुआ, मेरे पास फंक्शन है f of x, उसमें पहले इनपुट था x, तो आउटपुट क्या जनरेट हो रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर हमने पहली एग्जांपल में देखा अगर मशीन सेम ले रहे हो, सेम फंक्शन ले रहे हो, तो जो भी इनपुट डालोगे उसका स्क्वायर करके प्लस वन ऐड करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x है, ध्यान दो एग्जाम्पल चेंज, रटना मत। तो यहां पे देखो ये क्या कि यहां पे इनपुट क्या है एक फंक्शन है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, यहां पे एक फंक्शन है x का जिसको g of x हमने बोला वो इनपुट में डाल रहे हैं, तो आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है g of x प्लस वन। तो ये हमने किया कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पे इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है बल्कि इनपुट क्या है एक दूसरा फंक्शन ही है x का। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, फिर से इसको फैंसी तरीका लिखने का। कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन सिंपली क्या लिखते हैं, हम ऐसे डिनोट करते हैं f ऑफ, इसको गोला लगाएंगे g ऑफ x और इसको हम लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। क्लियर इतनी बात। तो इसको हम बोलते हैं f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन और कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अगर ऐसा आपको बोल रहा है निकालने के लिए तो ये सिंपली क्या बोल रहा है कॉम्पोजिशन निकालो दो फंक्शंस का। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, क्यों, क्योंकि f ऑफ g ऑफ x आपको ये बता रहा है कि f के अंदर x की जगह पे क्या डालो g ऑफ x डाल दो। f आपको f of x पता होगा तो ये f of g of x मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पहले देखा f of x माइनस टू क्या होता है, x की जगह x माइनस टू रखो। f of 2 क्या होता है, x की जगह 2 रखो। f of माइनस वन क्या होता है, x की जगह माइनस वन रखो। वैसे ही f of g of x इज इक्वल टू मतलब क्या होता है f of g of x, मतलब जो आपके पास f of x फंक्शन है वहां पे x की जगह क्या डालो, gx को डाल दो, x की जगह gx को डाल दो। क्लियर इतनी बात, x की जगह gx के डाल दो। यहां पे ध्यान दो दूसरा, इस ऑर्डर जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा फंक्शन है वो पहले के अंदर जा रहा है, यहां पे दूसरा फंक्शन क्या है g, वो पहले फंक्शन के अंदर जा रहा है, पहले फंक्शन के अंदर जा रहा है। मैं अगर इसको ऐसे लिखता g ऑफ f ऑफ x, तो दूसरा फंक्शन जो है वो पहले के अंदर जाएगा, इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x। अगर इसी में ऐसा लिखूं f ऑफ f ऑफ x मतलब दोनों अंदर बाहर वाले फंक्शन से, मतलब f ही f के क्या जाएगा अंदर जाएगा। इसको लिखूं g ऑफ g ऑफ x, g ऑफ g ऑफ x, तो मुझे बताओ g ही g के क्या जाएगा अंदर जाएगा, g ही g के अंदर जाएगा। अभी इसी एग्जांपल को लेते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी अगर f ऑफ x है x प्लस वन, g ऑफ x है x स्क्वायर, तो मुझे बताओ f ऑफ g ऑफ x क्या होगा। f ऑफ g क्या है, f ऑफ g ऑफ x, मतलब जहां f ऑफ x में x है वहां क्या रख दो, gx रख दो। तो f ऑफ x में x कहां पे, यहां पे, तो ये होगा g ऑफ x प्लस वन, g ऑफ x प्लस वन। लेकिन
जी ऑफ एक्स मुझे पता है क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है जी में जहां भी एक्स है वहां क्या घुसा दो, एफ ऑफ एक्स को घुसा दो। तो जी ऑफ एक्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, यहां जहां एक्स है वहां क्या लिख देंगे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स मुझे पता है एक्स प्लस 1 स्क्वायर, क्या एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर इतनी बात। एफ ऑफ एक्स मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वहां पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को ही डाल दो। किसको डाल दो एफ ऑफ एक्स के, यहां पे एक्स है इसकी जगह क्या डाल दो एफ ऑफ एक्स ही डाल दो प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स मुझे पता है एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। और जी ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स में जहां पे एक्स है वहां उसको ही रख दो, जी ऑफ एक्स को ही घुसा दो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स टू दी पावर होल स्क्वायर, टू दी पावर होल स्क्वायर। और जी ऑफ एक्स मुझे पता है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स टू दी पावर 4, क्या आएगा एक्स टू दी पावर 4। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, हमने लिख ली। ओके ये समझ में आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अभी मैं आपको एक कहानी में ट्विस्ट बताता हूं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपको निकालना है लेट अस से एफ ऑफ जी ऑफ 5, एफ ऑफ जी ऑफ 5, तो बताओ क्या होगा। ये है कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट लेके आया मैं। जिनको भी समझ में आया जो लिख रहे हैं नाउ आई अंडरस्टूड, ऑल थिंग्स आर क्लियर, तो अगर आप सारी चीजें समझ गए हो, ऑल थिंग्स आर क्लियर, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो बच्चों मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी ऑफ 5 की वैल्यू मुझे बताओ इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में। अरे तुम लोग कहां सो गए बच्चों, अरे कहां, इधर, मैं इधर तुम किधर, मैं इधर तुम किधर। अरे मैं इधर इतना अच्छे खूबसूरती अपनी बयान कर रहा हूं राइटिंग से, और तुम कहीं गुम हो जाते हो यार। पता है मेरी पहले राइटिंग बहुत घटिया थी, तुम 250 डेज प्लान में जाके देखो, और अभी देखो तुम्हारे भलाई के लिए मैंने इतना इंप्रूवमेंट कर दिया प्रेजेंटेशन में, ताकि बच्चों को सब अच्छा लगे। अरे बाप रे इतनी जल्दी आंसर आ गया, 26। ओ माय गॉड, आंसर की लहर लग गई। अभी मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है कि जितने 100 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उतने एक्टिव हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, ऐसा ही मुझे एक्टिव दिखना है आपको। 2 डिसलाइकर भी हैं, जिन्होंने लेक्चर देखा इन्होंने डिसलाइक मार दिया, और मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता डिसलाइकर से, पता नहीं कहां से आते। तुम डिसलाइक भी करने क्यों आते हो, तुम डिसलाइक में भी तुम्हारा टाइम जाता होगा, अपने टाइम को कहीं यूटिलाइज करो, फालतू क्यों काम कर रहे हो तुम। और लाइक करने वालों से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि वो लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे। और डिसलाइक करने वालों का मुझे पता है, सिर्फ आते ही डिसलाइक करने के लिए और चले जाते हैं। और लाइक करने वालों से मुझे इसलिए प्रेम है क्योंकि मुझे श्योरिटी होती है जितने लोगों ने लाइक किया है उतने लाइव देख रहे होंगे, और डिसलाइक वाले तुम आओ ही मत। अरे सब मजाक था वो राइटिंग। चलो ठीक है, यहां ये निकाल लिए तुम, ये निकालिए एफ ऑफ जी ऑफ 5 मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ 5 क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ 5, तो जी ऑफ एक्स पता है, वहां से जी ऑफ 5 निकालो तो क्या होगा, वो होगा जी ऑफ 5, तो यहां पे लिख देना जी ऑफ 5, जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 क्या होगा 25, मतलब एफ ऑफ 25 निकालना है, एफ ऑफ 25 क्या होगा 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 क्या होगा 26। ओके तो चलो लास्ट मैं टारगेट पूरा करूंगा, मेरे साथ बने रहिए, लेट तो नहीं हो रहा ना किसी को। मुझे पता है ये खाना खाने का भी टाइम नहीं है, तुम बहाना नहीं बना सकते। 9 बजे 10 बजे जब 9 बजे क्लास लगती थी तो तुम बहाना बनाते थे मुझे खाना खाना है, लेकिन अभी 8 बजे है और तुम आजकल की जनरेशन वाले 10 बजे से पहले खाना नहीं खाते, मुझे पता है, तो थोड़ा वेट करो, तब तक साथ में बिस्किट खाओ। ओके यही गुजारा करना पड़ता है, जब सुबह जल्दी क्लास होती है, रात को देर तक क्लास होती है, तो यहाँ पे जो पीछे बैकएंड पे बैठे हुए बेचारे कैमरा वाले, यही चल रहा है जब से सब चल रहा है। ठीक है ओके तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, मुझे बता दो। देखो पहले हमने फंक्शन डिस्कस किया, फिर हमने क्या किया, मशीन को डिस्कस किया, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन को नहीं, सिंपल मैथमेटिकल मशीन को। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझा जो कि इजी चीज है। तो अभी चलो चलो
यहां पे ध्यान दो अभी, हाँ यहां पे मेरे साथ बने रहिए, बस लास्ट टॉपिक ये भी आपको आता है पर मैं आदत से मजबूर क्योंकि सीक्वेंस बना के आया हूं तो आपको बताऊंगा। रूट्स ऑफ अ फंक्शन, देखो ये रूट्स ऑफ अ फंक्शन, जिसको भी कैलकुलस पढ़ना है, मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं, जिसको भी कैलकुलस पढ़ना है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता चलेगा लेकिन पता होना चाहिए, लेकिन रूट्स ऑफ अ फंक्शन निकालना आना चाहिए, रूट्स ऑफ अ फंक्शन निकालना आना चाहिए। तुम पूरे कैलकुलस में यही करने वाले हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कान और आंखें दोनों खोल के सुन लो। क्या कैलकुलस, रूट्स ऑफ अ फंक्शन, पूरे कैलकुलस, जब तक तुम्हारी जिंदगी है, जब तक मैथ्स पढ़ रहे हो, जब तक गेट पढ़ रहे हो, कैलकुलस में रूट्स ऑफ अ फंक्शन ही निकालना है थ्रू आउट दी चैप्टर, ये आना ही चाहिए। तो रूट्स ऑफ अ फंक्शन सिंपली क्या होता है, लेट अस से वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, देन वैल्यूज ऑफ एक्स, देन वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर which f of x is equal to 0, for which f of x is equal to 0 are called roots of a function, तो मेरे पास लेट अस से एक फंक्शन है f of x, तो उस फंक्शन f of x के लिए वो x के वैल्यूज ढूंढने हैं जिनके लिए f of x क्या होगा, 0 होगा। सिंपल मतलब क्या है, मेरे पास एक लेटर से फंक्शन है f of x, तो मुझे वो वैल्यू ढूंढने x के जो वैल्यूज मैं उस फंक्शन में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो फंक्शन का वैल्यू 0 मिलेगा। एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कोई दुविधा नहीं है, बहुत सिंपल एग्जांपल, लेट अस से f of x इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना है, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो मैं बोल रहा हूं रूट्स फाइंड करो, इस फंक्शन के रूट्स फाइंड करो। तो सिंपली देखो, पहले ये क्या पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है, 1 है, तो मतलब मैं अभी रियल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग फिर आ जाएंगे मुझे लड़ने के लिए, सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा पॉलिनोमियल का ऑर्डर से कुछ भी रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर क्या, डिग्री क्या है, 1 है, तो इसका एक ही रूट होगा। रियल रूट्स की बात कर रहा हूं, एक ही रूट होगा। कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, मैं भी रियल। तो मैंने क्या बोला, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है वो एक्स के वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन का उस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे सिंपली एक्स फाइंड करना है, किसके लिए, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो, 0 हो। मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ एक्स को मुझे 0 सेट करना है, वो x की वैल्यू चाहिए, और एफ ऑफ एक्स मुझे पता है क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या आएगा, x बराबर -1, मतलब ये x इज इक्वल टू -1 एक रूट है इस फंक्शन का। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में अगर तुम -1 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वाह 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 वाह। लेट अस से मेरे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे बताओ इसके रूट्स क्या होंगे, एक रूट होगा आपका +1, एक होगा -1, क्या होगा, एक +1 एक -1 होगा क्या, अरे बाप रे फंस गया मैं एग्जांपल लेके, फंस गया। अभी ध्यान दो, x स्क्वायर -1, तो एक रूट होगा आपका 1, दूसरा रूट क्या होगा, -1, एक रूट होगा +1, दूसरा रूट होगा -1। अभी चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 3, वो पहले वाला एग्जाम्पल फंसाने वाला, x स्क्वायर प्लस 1, इसके बताओ रूट्स। मैं अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे रूट्स चाहिए, रियल रूट्स, मुझे चाहिए रियल रूट, सिंपली मुझे रूट्स चाहिए। अभी मैं अनलेस एंड अनटिल डिफाइन, मैं जब भी बोलूंगा रूट्स या कुछ भी एक्स की वैल्यू निकालो तो मैं रियल की ही बात करूंगा, इमेजिनरी चीजों की बात नहीं करूंगा। इमेजिनरी चीजों की मुझे बात करने की बहुत इच्छा थी और वो मैंने पूरी इच्छा वहां पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में निकाल दी है। कैलकुलस में मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, तो कृपया मेरी इच्छाओं का भी ख्याल रखें। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन चलो बता दो, फिर मैं होमवर्क छोड़ दूंगा। चलो बताओ, इसके रूट्स मैंने निकाली है। रूट्स क्या होते हैं, सिंपली वो एक्स की वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए, उस वैल्यू पे फंक्शन 0 हो जाए। तो इसका एक रूट मिला, इसके 2 रूट मिले। मुझे बताओ एग्जांपल 3 के कितने रूट मिलेंगे, इसको मैं बोल देता हूं 1,
इसको बोल देता हूं 2, इसको बोल देता हूं 3, 1 2 3। तो बताओ 3 के रूट्स कितने आए? 3 के रूट्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली डज नॉट नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं होते? आप x की, अभी मैं रियल की बात कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट, अभी रियल को भूल जाओ, x की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए x स्क्वायर प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी x नेगेटिव भी ले लो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में तुम एक और पॉजिटिव 1 जोड़ रहे हो, तो ये इक्वेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्लियर इतनी बात? और इस रूट्स को हम कल जब फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी समझेंगे ग्राफिकली रूट्स का मतलब क्या, जिसको हम जीरो क्रॉसिंग बोलते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कृपया करके मुझे इस लेक्चर का फीडबैक दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आपको कैसा लगा। मुझे पता है आधा घंटा तो सिलेबस ब्रेकअप बताने में चला गया, वो इंपॉर्टेंट था ताकि आपको ये पता होना चाहिए जी सेवियर में हम क्या पढ़ेंगे और 250 डेज प्लान में हम क्या पढ़ेंगे। दूसरी बात, आपको बेसिक से पहले से ही पता होंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरी भावनाओं का ध्यान रखिए। मेरी भावनाएं बस इतनी थी कि आपको ये सब चीजें बताऊं, रिकॉल करवाऊं, ठीक है, रिकॉल करवाऊं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और किसी ने यहाँ पे लिखा है सर इस cos x/2 का पीरियड क्या होगा, फिर कल पूछोगे sin t का पीरियड क्या होगा, sin t प्लस cos t का पीरियड क्या होगा। उसके लिए बेटा हमारे पास एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, वो आपको पढ़ाया जाता है सिग्नल एंड सिस्टम में। पीरियोडिसिटी फंक्शंस की निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या दूसरे कोई भी फंक्शन होते हैं उनकी पीरियोडिसिटी आप सिग्नल एंड सिस्टम में निकालते हो, वो हमारे कैलकुलस का पार्ट नहीं है, कैलकुलस के लिए बस इतना काफी पता होना चाहिए कि cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करती है, sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करती है, cos 30 क्या होता है, sin की जीरो वैल्यू कहां पे होती है, -1 कहां पे होती है, +1 कहां पे होती है, वो सब चीजें आपको ध्यान में पता होनी चाहिए। वो मैं कल आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शन होगा वो sin x cos x होगा, उसका मैं प्लॉट आपको बनाना सिखाऊंगा। प्लॉट से पता चल जाएगा कहां पे cos की कौन सी x के कौन से रेडियंस के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, कौन से रेडियंस के लिए मिनिमम वैल्यू होगा, वो हम कल चीजें देखेंगे। तो आप कृपया करके इस लेक्चर का फीडबैक मतलब टेलीग्राम ग्रुप में दीजिएगा। और मुझे आज बहुत खुशी हुई क्योंकि जी सेवियर में देख रहा हूँ सुबह की क्लास में 70 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सारी क्लास में 60 से 70 स्टूडेंट, आज मुझे कुछ झलक दिखी है कितने स्टूडेंट्स की, 120 स्टूडेंट के आसपास। ठीक है, तो चलो हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे 7 बजे। 250 डेज प्लान का लिंक दे दो नीचे, जिन स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है 250 डेज प्लान का लिंक नीचे दे दिया है, 250 डेज प्लान का लिंक नीचे दे दिया गया है। नहीं मिले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे कमेंट करना, लिंक में दे दूंगा या कोई भी स्टूडेंट दे देगा। यूट्यूब पे जाके सर्च करना 250 डेज प्लान मैथमेटिक्स, आपको पहली लिंक ही मिल जाएगी। और नीचे भी लिंक दे दिया है हमारे एडिटर ने, नीचे दे दिया है 250 डेज प्लान का लिंक। तो ठीक है, तो सब अभी चले जाओ भाई, खाना वाना खा लो, खेलो कूदो, सर्दी का टाइम है, मजा आता है खेलने में रात को। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे इसी टाइम पे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए सबको अलविदा। तब